हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं क्लास 12th के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और जितने फॉर्मूलाज हैं आपके क्लास 12th में सारे 1 to 1 डिस्कस होने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखिए और आपके एक या डेढ़ जितने भी टाइम का ये सेशन होगा पूरा क्लास 12th का आप रिवीजन खींच दोगे, रिलेशन एंड फंक्शन से लेके प्रोबेबिलिटी तक 13 चैप्टर हैं, खींच दोगे एक ही बारे में। और ये वीडियो भाई उस समय आपके सबसे ज्यादा काम आएगी जब आपके बोर्ड का पेपर आएगा, उसके बीच में जो टाइम गैप होता है और आपको उस समय पूरी गणित के सारे फॉर्मूले देखने हैं और 1 घंटे में आपको रिवीजन करना है पूरे मैथ्स के जितने भी फॉर्मूला सारे कंसेप्ट हैं उस समय। तो भाई ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगी और जब आप वीडियो आपके काम आएगी भाई मेरे दिल को छू जाएगी भाई ये वीडियो आपकी। सच बता रहा हूं, जितना आपको काम आएगी उतना ही मेरे दिल को भाएगी। सच बता रहा हूं भाई, दिल से निकले हुए शब्द हैं, फील करेगा तो इसे देख। स्टार्ट करें पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 1 आपको पता है, ठीक है। अगर मैं चैप्टर 1 के बारे में बात करूं, 2 चीजें मैंने आपसे बोली, एक रिलेशन होता है, दूसरा फंक्शन होता है, ठीक है। रिलेशन बनाते हैं चलो आपसे। रिलेशन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है मेरे छोटे भाई सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर इन तीनों की कहानी आपको अच्छे से क्लियर हो तो पहली जो 1.1 जो है बड़े आसानी से खत्म हो जाती है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में आपसे रिफ्लेक्सिव भी चेक करा था। अब रिफ्लेक्सिव होता है क्या, देखो रिवीजन करा रहा हूं, बस आप सोचते हुए चलना कि रिफ्लेक्सिव यही होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूं भाई, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है कि अगर उस रिलेशन ए में, उस रिलेशन आर में ए टाइप के एलिमेंट आने लग जाए, ठीक है। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो उस रिलेशन आर में अगर ए टाइप के अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो भैया ध्यान रखियो लड्डू, जो भी रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। और ये ए और ए कहां से आएंगे, ये जो एलिमेंट है ए भैया ये कोई ना कोई सेट देके जाएगा तेरे को, वहां से आएगा और हर एक एलिमेंट आएगा। ध्यान रखियो ये वाली बात, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। छोटी छोटी बात है ना, बच्चे भूल जाते हैं पेपर टाइम में और वो गलत कराते और उसी को हम कहते हैं सिली एरर, ठीक है। एग्जाम में नंबर काट लेता फिर बोलता भैया करके तुम पूरा आया था, नंबर कहां कट गए, नंबर बेटा 3 यहां कट गए। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो भाई ध्यान रखियो ये जो होता है ना, जो एलिमेंट्स होता है वो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए होता है और सेम एलिमेंट होने चाहिए किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। अगर इस तरीके का कोई रिफ्लेक्स रिलेशन बन रहा है तो आप क्या कहलाओगे, उसे क्या कहोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहोगे। बात करें सिमेट्रिक की तो सिमेट्रिक बहुत ही ज्यादा आसान है। ऐसे ध्यान रखिए भाई, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा कैसे, अगर मैं बोलूं भाई किसी रिलेशन आर में ए बी टाइप के एलिमेंट दिख रहे हैं, ध्यान रखिए मेरे प्यारे भाई लड्डू, अगर ए बी टाइप के एलिमेंट दिख रहे हैं तो उसी रिलेशन में, सुन भाई, उसी रिलेशन में क्या दिखना चाहिए तेरे को, बी ए टाइप का एलिमेंट दिखना चाहिए। अगर ए बी दिखा बट बी ए नहीं दिखा, सुन, ए बी दिखा बट बी ए नहीं दिखा तो भैया वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो ए बी दिखा तो इसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए उस रिलेशन में। जैसे अगर मैं तेरे से बोलूं एक एग्जांपल दूं कि भैया कोई रिलेशन है 1, 2, 3, 5, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, तू बोल देगा नहीं होगा भैया, क्योंकि भैया 1, 2 तो है बट 2, 1 इसमें नहीं है, ठीक है। तो भैया रिलेशन का रिफ्लेक्सिव बनने के सिमेट्रिक बनने के लिए उनके उल्टे का मौजूद होना बेहद जरूरी है। अगर सारे एलिमेंट के उल्टे मौजूद हैं तो भैया क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। तो इतनी सी कहानी सिमेट्रिक की होती है, बस उल्टा पुल्टा आपको देखना होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए उड़ा दिया हमने। उम्मीद करता हूं सिमेट्रिक वाला आपके धांसू तरीके समझ में आया हो। बात जो गाड़ी असली, जो बच्चे की गाड़ी जो फंसती है ना, वो ट्रांजिटिव में फंसती है। कैसे, अब मैं एक बात बता, सपोज ट्रांजिटिव में होता क्या है, यहां पे ना बेसिकली 3 एलिमेंट आ जाते हैं, बस वहीं बच्चे की गाड़ी फंस जाती है। बस मैं तेरे को एक बिल्कुल प्यारी सी बात में समझाता हूं, इस कहानी से ना तू सब कुछ ट्रांजिटिव की कहानी खत्म कर देगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं तेरे से, है ना, ठीक है, ए बी का भाई है, सुन ऐसे बात सुन, ए जो है बी का भाई है, जैसे तू मेरा भाई है, ठीक है, और बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी का भाई होगा नहीं होगा, अबे होगा नहीं होगा। तू एक बात सोच, ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो तू इससे क्या कंक्लूजन निकालेगा, इसे ये निष्कर्ष निकलेगा कि जो ए है वो क्या होगा, सी का भाई होगा। यही कहानी किसकी होती है भैया, ट्रांजिटिव की होती है कि अगर किसी रिलेशन आर में, गॉड सुन लियो बेटा लड्डू, किसी रिलेशन आर में ए बी दिखा, गॉड सुन, तीनों भाई दिख रहे हैं अगर किसी रिलेशन में, सुनियो ये बहुत काम की बात बोल रहा हूं, यहां पर अच्छे अच्छे टीचर नहीं समझा पाते भाई, सुन मेरी बात गौर से।
सुनो भाई, अगर ए कोमा बी है, तीनों भाई दिख गए तेरे को, बी कोमा सी, तो तेरे को ये प्रूफ करना होगा उस रिलेशन में, सुनियो, उस रिलेशन आर में, कि भैया ए कोमा सी को भी इसमें होना पड़ेगा। इतनी सी बात है। मैं अगर तेरे से बोलूं ए कोमा बी है उस रिलेशन आर में, एंड बी कोमा सी भी दिख गया, तो तेरी नजरें देखेंगी ए का बी दिखा दिया, अब बी का सी दिखा दिया, अब ए का सी नहीं दिखाओगे? तो वही तो देखेगा। हाँ, तो ए का सी का तेरी आंखें ए और सी के संबंध को बनाएंगी। पता है रिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिलेशन को बोलते हैं हिंदी में संबंध। ठीक है, तो उसमें ना आपको बनाने यहाँ पे संबंध है भाई, मतलब मैथमेटिकल संबंध बनाने, ए का बी से बनाओ, बी का सी से बनाओ, फिर बाद में ए का सी से दिखा दो। तो अगर ये दिखा दिया तो रिलेशन क्या हो जाता है आपका? ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। ठीक है, तो दिखाना होगा आपका ए से बी से रिलेशन, ए का बी से सी से, ये होगा उसमें, तो आपको ए से सी से दिखाना पड़ेगा, ए का सी से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, देखो एक इसमें ना सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। कैसा सस्पेंस भैया? ट्रांजिटिव में सुनता रहियो आराम से, कहानी की तरह बता दूंगा तेरे को, चिंता मत कर। मैंने इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब एक बात बता, कुछ सस्पेंस होता है कि अगर मैं तेरे से बोलूं खाली दुनिया में, तेरी दुनिया चल रही है, खाली इस तरीके का संबंध है, मतलब दो ही भाई नजर आ रहे हैं, ए और बी, ए और बी का रिलेशन नजर आ रहा है, बी और सी का कुछ भी संबंध तेरे को नजर नहीं आ रहा, मतलब बी और सी का कोई भी रिलेशन, जैसे यहां पे दिखाई दिया ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो तेरी नजरें ए और सी को दिखेंगी कि ए और सी भी हाथ मिला रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से भी तेरे को क्वेश्चन दिखने लग जाए कि खाली ए और बी दिख रहा है, बी का सी से कोई संबंध नहीं दिख रहा, बी का सी से इस तरीके से कुछ नहीं दिख रहा, तो भाई उस केस में ध्यान रखिए, तो भी क्या होता है बेटा? ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, गणित में वैसे केमिस्ट्री की तरह वो तो नहीं होते, क्या बोलते हैं उसे यार, अबे क्या बोलते हैं यार, जल्दी भूल गया मैं यार सब, अरे यार क्या बोलते हैं उसे, अरे यार चल बाहर में आने दे भाई, नहीं आ रहा यार। ए बी का भाई है, अगर ए और बी दिख रहे हैं, याद आ गया, बता दूंगा, ए बी का भाई है, अगर इस तरीके से दिख रहा है, तो मान लियो वो क्या होगा तेरा? ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखियो भैया, ट्रांजिटिव की कहानी यही होती है, और इस तरीके के हमें क्वेश्चन ढूंढने होते हैं और लगाने होते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं देखो ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का जो कंसेप्ट है, फॉर्मूला तो है ही नहीं ना पहले 1.1 में, कंसेप्ट और कंसेप्ट ही आपको क्या करना है? याद करना है। तो भैया याद कर लियो कंसेप्ट को। ठीक है, वो आगे बढ़ रहे हैं भैया फंक्शन की तरफ, गाड़ी को हालेलुया से फंक्शन की तरफ ले चलते हैं। फंक्शन देखोगे ना, फंक्शन क्या है भैया? फंक्शन हमारे पास दो टाइप के फंक्शन है, एक तो 1 1 फंक्शन और दूसरा ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब हमें अगर भाई साहब जे क्लियर करने आ गया कि कौन सा फंक्शन 1 1 है और कौन सा ऑन टू है, तो बात ही खत्म हो जाएगी, पूरा चैप्टर ही उधेड़ देंगे हम। तो एक बात बता रहा हूं भाई तेरे को, अगर फंक्शन 1 1 होगा, ध्यान रखियो इसका नाम ओ से स्टार्ट है, इसका भी नाम ओ से स्टार्ट है। 1 1 के घर में दूसरे भी नाम होते हैं, जैसे तेरा नाम लकी है ना, घर पे, बाहर कुछ और होगा, तेरे दोस्तों में घर पे कुछ और होगा। ठीक है, समझ गया ना, दोस्तों में कैसे नाम होते हैं। हाँ, तो वही तेरा एकदम बढ़िया नाम होगा, लेकिन घर पे बिल्कुल साफ सुथरा नाम होगा, लकी है ना, तो क्या है भाई, कुछ भी और रख ले भाई ना, 4 रुपए कुछ चारू रख ले भाई, कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन स्कूल दोस्तों में अलग ही नाम होता है तेरा। ठीक है, अब वो तू जानता होगा तेरा नाम क्या होगा स्कूल में। अब जैसे घर में 1 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं? घर में 1 1 फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। ऑन टू को क्या बोलते हैं? ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। भैया ऑन टू को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव बोलते हैं। अब जब होते हैं ना घर में दो भाई होते हैं, जैसे दो छोटे भाई होंगे रामू श्यामू, ठीक है, तो पापा को एक दिन आया गुस्सा, दोनों बुला ली, पतंग उड़ा रहे थे छत पे, उन्होंने ये नहीं बोला रामू श्यामू इधर आओ, उन्होंने बोला कि भैया दोनों को एक साथ बुलाना है, तो दोनों को एक कोडवर्ड देना पड़ेगा ना। हाँ, अगर दोनों को 1 1 ऑन टू, ध्यान रखिए बेटे पेपर में बच्चे भूल जाते हैं नाम, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, अगर 1 1 ऑन टू है, दोनों एक साथ आ रहे हैं, दोनों को बुलाते हैं एक साथ बाइजेक्टिव करके। भाई बाई का मतलब होता है दो, जब बुलाएंगे ना पापा बाइजेक्टिव इधर आओ, तो 1 1 ऑन टू दोनों भागे आएंगे। हाँ पापा जी बोलो क्या दिक्कत है? अबे तूने कब तोड़ दिया यहाँ का? कि पापा गलती से टूट गया, चल कोई बात नहीं, टूट जाने दे, तोड़ा ताड़ी हो रहनी चाहिए, वो नहीं रुकनी। 1 1 ऑन टू को हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। ऑन टू को क्या बोलेंगे बेटे? सर्जेक्टिव। और 1 1 को क्या बोलेंगे? इंजेक्टिव। ठीक है, मजे मजे में पढ़ा रहा हूं भाई, मस्त तरीके से पढ़ता रहे बस। अब बात क्या है? बात मेरे भाई इंजेक्टिव की है। अब इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है भाई? इंजेक्टिव मैं तेरे को बड़ी सिंपल तरीके से समझा रहा हूं भाई। देख, अगर मैं तेरे से बोलूं कि कोई फंक्शन है, इस तरीके से देता हूं कि कोई फंक्शन है एफ मैपिंग ए टू बी, कोई फंक्शन है एफ मैपिंग ए टू बी। ध्यान रखियो कि x1 x2 जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं भाई? सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। ध्यान रखियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो याद भी आ रही होगी, अगर भूल गया हो तो भी याद आ जाएगी। देख, x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए से।
अगर ये फंक्शन जो मैंने लिया है y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे जो मैंने लिया है y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो है x1 इस फंक्शन में डालूंगा, ओके ठीक है, और यही फंक्शन यही x2 जो है मैं किस में डालूंगा, फंक्शन में डालूंगा। क्लियर, ध्यान रख लियो भाई, मैंने ये x1 फंक्शन में डाला, ये x2 फंक्शन में डाला और दोनों को इक्वेट करा, दोनों को बेटा इक्वेट करा। दोनों को इक्वेट करने के बाद अगर कहानी इस प्रकार आ जाती है x1 इक्वल टू x2, ठीक है, तूने क्या करा दोबारा बता रहा हूं, फंक्शन में x1 रखा, फंक्शन में x2 रखा और दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद x1 और x2 ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तो भैया मुंह उठा के बोल दियो वहीं पे फंक्शन 1 1 है, जय माता की बोल के एकदम, फंक्शन क्या है बेटा 1 1। ध्यान रखियो भाई लड्डू, ठीक है, अगर x1 और x2 आ गया तो फंक्शन को क्या बोल देगा 1 1, ठीक है, अगर नहीं आया तो भाई वहीं हाथ खड़े कर दियो, बोल दियो 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं ऑन टू पे बेटा। ऑन टू की बड़ी सिंपल सी कहानी है, एक तरह को ये बात बताइए ना मैंने, एफ मैपिंग ए टू बी, तो जो बी होता है ना, बी क्या होता है तू बता, रेंज। अब कहते रेंज नहीं होता, बी होता कोडोमेन। बहुत तेरे तो इसी में रहते हैं, हवाई जहाज में, है ना, रेंज के हवाई जहाज में। रेंज समझता है, औकात, औकात में अभी औकात नहीं है, अभी सवाल पे चल रहे, बना तो कहानी दूसरी डायरेक्शन में निकल जाएगी। बी मतलब कोडोमेन, ध्यान रखियो, बी रेंज नहीं होती, बी कोडोमेन होती है। क्लियर है, हाँ, बी क्या होगा तेरा, कोडोमेन। अगर हम क्या करते हैं, रेंज तो तूने पढ़ी होगी ना, हाँ भाई, जो रेंज होती है ना, अगर तूने किसी भी फंक्शन की रेंज निकाली और वो तूने रेंज जो है कोडोमेन के बराबर दिखा दी कैसे भी करके, यही तो करते हैं हम। अगर तूने रेंज जो है किसके बराबर दिखा दी, कोडोमेन के बराबर दिखा दी, तो जो फंक्शन होगा वो ऑन टू हो जाएगा। बात क्लियर रखियो, हमें ऑन टू फंक्शन में रेंज जो है, रेंज मतलब ये y जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इस पूरे की जो औकात है वो b के बराबर दिखानी है ना, जो इस फंक्शन की औकात है वो किसके बराबर दिखानी है, b के बराबर दिखानी है। अगर तूने दिखा दी औकात इस b के बराबर, तो वहीं तू हाथ खड़े करके बोल दिए ओके, लव यू टू ब्रो, आप ऑन टू हो। और जैसे भाई वो ऑन टू निकला, ठीक है, बस हमारा नंबर खत्म। नंबर खत्म मतलब भाई तू दोनों से ये तो पहले ही खत्म कर दिया। अगर तू ये सीख गया, ये सीख गया, तो ये तो खत्म है ना, क्योंकि बाइजेक्टिव में क्या दिखाना होता है, बाइजेक्टिव में दिखाना होता है 1 1 बी ऑन टू बी। अगर तू दोनों मेथड सीख गया, 1 1 निकालना भी सीख गया और ऑन टू निकालना सीख गया, तो तेरा तो भैया लड्डू बन गया। क्या बन गया तेरे, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव कुछ नहीं है, तू 1 1 निकालना सीख ले, ऑन टू निकालना सीख ले, मतलब तू बाइजेक्टिव सीख गया, ठीक है। तो इंजेक्टिव को ये कहानी होती है, सब्जेक्टिव की ये कहानी होती है, औकात को कोडोमेन के बराबर दिखाना होता है, सही है। तो यहां से आपने 5 नंबर का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। 5 नंबर का जो कंसेप्ट है, 5 पे को फॉर्मूले तो है नहीं इसमें भाई मेरे, इस तरीके से फॉर्मूले नहीं है, बस ठीक है, इस तरीके के आपसे फंक्शन आपको दिखाने के लिए बोलता है, ठीक है। और मैं आपसे बोलूंगा इसमें आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी के रिलेशन एंड जो रिलेशन वाली एक्सरसाइज है 1.1 के, उसके पहले 10 क्वेश्चन करके निकल जाओ, और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है वो खत्म कर ही लो, उसके बाद पीवाईक्यू लगा लो, उसके बाद मजे करो, डांस मारो ढंग से। कुछ ज्यादा नहीं करना भाई, प्रेशर नहीं लेते हम भाई, प्रेशर क्या तेल लेने, हम पढ़ेंगे अभी। बाद वाले पेपर दिन वाले दिन पेपर लीक होगा तो मैं कर दूंगा आपका, उसमें टेंशन मत लेना, पहले लीक कर दूंगा पेपर तो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2025 का, उससे पहले आप तांडु पट्टा सोना, आराम से सोना भाई, पैर फांस के, भाई ये जो पढ़ाई करेंगे वो अलग करेंगे, जो लीजेंड लोग हैं, हम लीजेंड नहीं है, हम अल्ट्रा लीजेंड है, पहले से काम करके बैठ कर लेते हैं, आए दुश्मन तो ठोक देंगे, हम अल्ट्रा लीजेंड है, लीजेंड उन्हें बना रहने दो। क्लियर है, तो पढ़ाई अभी करो, अभी सही समय है, बाद में जो टेंशन लेंगे वो लेंगे, हम तो भाई आराम से सोएंगे, पेपर वाले दिन 10 बजे जो भी पेपर होगा पेपर देने चले जाएंगे। तो यहां से तैयारी करिए धूमधाम तरीके से, जितनी आप तगड़े तरीके से कर सकते हो, मन लगा के करो, ठीक है। तो यहां से इस तरीके के सवाल बनेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, आईटीएफ। आइए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को तगड़े तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो हमें याद होना चाहिए डोमेन और रेंज, ठीक है। रेंज को भी देखो मैं आपको समझा के आया था पहले चैप्टर में, उसे हम बोलते हैं औकात के फंक्शन की जो रेंज है, मतलब जो उसकी फाइनल जो आंसर है, उसका जो पैर है वो कहां से कहां तक फैल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो भाई रेंज को भी ध्यान रख अच्छे से, डोमेन भी ध्यान रखना, क्योंकि यहां से जो सवाल पूछे जाएंगे वो डोमेन और रेंज के बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं। हो सकता है तेरे से एसर्शन एंड रीजन में भाई वो सवाल ही पूछ डाले के बता tan वर्स x की रेंज क्या है और डोमेन क्या है, ठीक है। दो अलग अलग ऑप्शन लगा दो, तू फंस जाए तो फंसियो मत, ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर कभी बोलेगा ही नहीं कि डोमेन और रेंज, भैया ना, कभी भी जाएगा ना तो डोमेन रेंज हमेशा याद रहेंगे तेरे को, ठीक है। सुन भाई, सुन 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 जरा गौर से सुन, देख भाई, डोमेन होता है हमारा, डोमेन मतलब x की वैल्यू, ठीक है। हाँ, जो x की वैल्यू होती है साइन वर्स x में कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 होती है, ध्यान रखियो। साइन वर्स x में ध्यान रखिए, जो डोमेन होता है साइन वर्स x का वो -1 से 1 होता है क्लोज इंटरवल में, यहां पर ध्यान रखिए भाई। और जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेकर +π/2, और ये इंटरवल क्लोज है भाई, दो तरीके के इंटरवल होते हैं, ओपन और क्लोज, क्लियर है। हाँ,
अब कॉस इनवर्स की अगर मैं छोटे भाई बात करूं तो बिल्कुल डोमेन सेम है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की। कभी जिंदगी में भूलियो मत कि जो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होगी वही कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन होगी, बट रेंज सेम नहीं होगी, ध्यान रखियो, ठीक है ना। हाँ, दो चीजें अगर सेम इनपुट लेते हैं जरूरी नहीं है बेटा वो जिंदगी में सेम आउटपुट में। जैसे क्लास में बैठते हो ना, क्लास में टीचर ज्ञान देने वाला सेम ही होता है टीचर तो, लेकिन आउटपुट सारे बच्चों के अलग अलग आ जाते हैं, मतलब समझ के चल रहे होंगे, अलग अलग बच्चे का अलग अलग आउटपुट आता है, लेकिन देने वाला कौन है, एक ही टीचर है। तो भैया सेम आउटपुट ले रहे हैं लेकिन सॉरी सेम इनपुट ले रहे हैं लेकिन आउटपुट अलग अलग आएंगे, ध्यान रखियो। तो क्या आता है भैया, कॉस इनवर्स इसका आउटपुट क्या आता है, 0 से पाई। ध्यान रखियो बहुत प्यार से, कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो 0 से पाई होगी, मतलब कॉस इनवर्स एक्स के जो फाइनल आंसर आएंगे वो 0 से पाई के बीच में आएंगे, क्लोज इंटरवल के साथ दिखा रखा भाई, ठीक है। हाँ, अगर मैं tan इनवर्स एक्स की बात करूं तो tan इनवर्स एक्स का भी डोमेन आर होता है और cot इनवर्स एक्स का भी डोमेन आर होता है, आर समझ गया, द सेट ऑफ रियल नंबर। अब सिटी तो भैया आपकी खुश हो गई, अब सिटी पे ध्यान दे, ध्यान मत दे, tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स की रेंज डोमेन पे ध्यान दे, दोनों की क्या होंगी, आर आर होंगी, ट्रिपल आर नहीं होती बस, ठीक है ना, डबल आर होती है, ठीक है। रेंज की अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज होती है -π/2 से लेकर +π/2 एंड इन दोनों की सेम नहीं। अब गौर से देख लियो, साइन इनवर्स एक्स में क्लोज इंटरवल है और tan इनवर्स एक्स में ओपन इंटरवल है, ठीक है भैया। यहां पे क्या होती है, यहां पे 0 से पाई, याद हो गई, बस इंटरवल का खेल खेलना हल्का हल्का सा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2, tan इनवर्स एक्स का ओपन में, cos इनवर्स एक्स का 0 से पाई क्लोज में, बट cot इनवर्स एक्स का ओपन में। अगर मैं सेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है बेटा, ध्यान रखिए बेटे, -1 से सॉरी -इनफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी क्या होती है, इसकी डोमेन होती है, बट रेंज, पहले डोमेन लिख ले भाई, कॉस इनवर्स एक्स की भी डोमेन क्या होती है, सेम ही होती है। तो तूने यहां से एक बात निकाल दी कि 3 की याद कर लेता हूं, 3 की फ्री में याद हो जाएंगी, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स की डोमेन तूने याद कर ली, बाकी तूने तेरे को याद होगी क्योंकि बाकी 3 की सेम है। बट अगर मैं तेरे से कहूं भाई रेंज, रेंज में थोड़ा थोड़ा सा चेंज तेरे को दिख रहा है, ठीक है, -π/2 से π/2 ओके, -π/2 से π/2 बट इंटरवल है ओपन, 0 से पाई क्लोज, 0 से पाई ओपन। अब सेक इनवर्स एक्स की बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सेम होती है कॉस से, बिल्कुल 0 से पाई मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है, बस एक्सेप्ट क्या बोल देते हैं, π/2, एक्सेप्ट π/2। ध्यान रखियो यहां पर क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है साइन इनवर्स एक्स की तरह, बट क्या करियो, एक्सेप्ट 0। ये तेरे को भाई डोमेन और रेंज अच्छे तरीके से मैंने तेरे को दिखाई है भाई। रेंज ध्यान रखियो, जो साइन इनवर्स एक्स की है वही बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करते हुए tan इनवर्स एक्स की है, और थोड़ा सा चेंज करते हुए कोसेक इनवर्स एक्स की आ गई। तो -π/2 से π/2 क्लोज में, -π/2 से π/2 ओपन में, -π/2 से π/2 क्लोज में 0 हटा दिया, 0 से पाई ओपन में क्लोज में, 0 से पाई ओपन में, 0 से पाई क्लोज में, एक्सेप्ट π/2। तो पहले स्टार्ट करा क्लोज से, फिर गया क्लोज ओपन फिर क्लोज, ऐसे गया था ना, क्लोज ओपन क्लोज, ठीक है। तो भैया ये देख लियो अपने अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूं तगड़े तरीके से मैंने समझाई होंगी। अब सवाल ले लें एक दो, जैसे कैसे सवाल किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए जैसे ऐसे साइन इनवर्स -1/2, अब तेरे को सोचना है कि -1/2, अब बस तेरे को ये सोचना है कि भाई कि -1/2 किसकी वैल्यू हो सकती है, जो भी ऐसे याद रखना चाहिए ऐसे देख ले, साइन π/6 आंसर थोड़ा सा देख लियो भाई, इसे तू क्या लिख सकता है, इसे लिख सकता है साइन माइनस के π/6, तो साइन से साइन खत्म हो गया, -π/6। इस तरीके के भाई सवाल तैयार कर लियो, इस तरीके के सवाल ही पूछे जाएंगे तेरे से रिलेशन एंड फंक्शन में, ठीक है। अब कुछ और प्रॉपर्टी मेरे को दिख रही है, शायद वो मेरे को बता दूं, मन तो कर रहा है, बता ही देता हूं। साइन इनवर्स -x जो होता है बेटा, माइनस साइन इनवर्स x होता है, ध्यान रखिए। कॉस इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। एक और ध्यान रखियो, अगर मैं बोलूं tan इनवर्स -x कितना होता है, माइनस के tan इनवर्स x होता है, लिखते जा साथ के साथ लिखता जा, cot इनवर्स -x पाई माइनस cot इनवर्स x होता है, sec इनवर्स -x पाई माइनस का sec इनवर्स x होता है। ऐसे ही cosec इनवर्स -x जो है माइनस कोसेक इनवर्स x के इक्वल होता है। बस तो ऐसे ध्यान रखियो, जिनकी रेंज 0 से पाई है वो पाई माइनस करके आ रहे हैं, और जिनकी रेंज 0 से पाई -π/2 से π/2 है वो माइनस को बाहर फेंक रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट तरीके हैं याद करने के। जैसे अगर मेरे को ये वाला सवाल निकालना होता साइन इनवर्स -1/2 वाला, तो मैं इसमें ये वाली बात लगा देता, इस माइनस को बाहर खींचता और कितना आता साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 हम जानते हैं 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। साइन से साइन खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया, -π/6 आ गया। ठीक है, व्हाइट बोर्ड है मिटाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है एक साथ, भैया स्मार्ट बोर्ड लगवा लूंगा, चिंता मत कर, 10 के सब्सक्राइबर हो जाते, आग लगा दूंगा सिस्टम में। पर तू अभी क्या है,
मजा आ रहा होगा तेरे को पढ़ने में, मैं यही चाहता हूं। अबे बाइट बोर्ड का ना अलग ही फील होता है जिंदगी में, ठीक है। तो ये चीज देख ले भाई, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे बता दिए, ये भी बता दिए मैंने तेरे को कि किस तरीके के सवाल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के सवाल की तू प्रैक्टिस कर लियो। कुछ ये फॉर्मूले हैं और डोमेन रेंज की कहानी है, वो मैंने तेरे को अच्छे हालेलुया तरीके से बता दी है, बस तू आराम से देख के चला जाए ना, बिना प्रैक्टिस करे मत जाइयो, ठीक है। क्योंकि तू खुद ही बोल रहा है रिलेशन फंक्शन में, क्योंकि तू अल्ट्रा लेजेंड आदमी है, तो अभी जो करना है अभी कर ले भाई, बाद के लिए बेटा असली राजा कुछ नहीं छोड़ता, ठीक है। क्योंकि तू किंग है भाई, और मैं चाहता हूं तू किंग बन, ठीक है। हाँ ठीक है। तो भाई मुद्दा यह है कि अभी खत्म करो सब कुछ, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना, मन लगा के पढ़ाई करो धौचक तरीके से। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको याद करा दी होंगी मैंने। आगे बढ़ते हैं बेटा चैप्टर मैट्रिक्स की तरफ, पढ़ाते हैं बेटा कहानी को मैट्रिक्स की तरफ। भाई साहब मैट्रिक्स का हल्का हल्का ज्ञान बिल्कुल आपके दिमाग में छप गया होगा कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें आप कॉलम बोलते हो, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हो, ठीक है। तो जो हमारे पास, अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी मैट्रिक्स में अगर 3/4 है, ये नॉर्मल से आपको मैं बेसिक ज्ञान दे रहा हूं, ठीक है ना, फटाफट से देख रहे हैं, फिर बिल्कुल 1 to 1 टॉपिक्स पे चले जाएंगे। अगर किसी रो में किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इसे बोलते हैं ऑर्डर, 3/4 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 रोज है और 4 क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें जो आप 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो 12 क्या होगा, 12 इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, क्लियर है। हाँ, अब यहां से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x4 था और इसमें एलिमेंट्स कितने निकला है, 12। अब यहां से एक सवाल ये भी बना देता है एनसीईआरटी में, आपको रिवाइज करा रहा हूं, कि अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट, वो ऑर्डर ना देके सीधे बोलता है आपसे किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, भाई 12 एलिमेंट्स हैं, तब उस मैट्रिक्स से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। बात भेजे में गई नहीं गई भैया, यहां क्या देखे जा रहे हैं, 12 एलिमेंट देखे जा रहे हैं, 12 एलिमेंट्स देखे गए, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बता भैया इस 12 एलिमेंट को लेके मैं कितने कितने डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकता हूं, तो आप बोलोगे ओके 2x6, 2x6 में भी कितने एलिमेंट्स हो गए, 12। तो 2x6 का मतलब है 2 रो 6 कॉलम, ठीक है। 6x2 भी बना सकते हो, 6 रो 2 कॉलम, ये भी एक मैट्रिक्स बन सकती है। एक आपकी यही बन सकती है 3x4, और एक उसका उल्टा बन सकती है 4x3, और भी बन सकती है क्या, सोचो फटाफट से जल्दी। हाँ, एक और दो और बन सकती है, एक तो बन सकती है 1x12, और क्या बन सकती है 12x1। तो ये आपसे पहली जो एक्सरसाइज है बेसिक, मैं आपको रिवीजन कर रहा हूं, हर एक एक्सरसाइज का वहां जहां इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहां भी इस तरीके के सवाल आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब 2 नंबर में तो बनेगा नहीं इतना आसान सवाल, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव में जरूर वो आपसे इस तरीके का सवाल पूछ सकता है भाई, ठीक है। हाँ, अब आते हैं भाई साहब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे सबसे जो इंपॉर्टेंट केस होता है वो होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, मैं वर्बली बोलता जाऊंगा, बस आप लिखते चले आना, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आपका जब तक हाथ नहीं चलेगा ना तब तक भाई बात नहीं बनेगी। जैसे मैं बोलूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, बात खत्म, वही हो जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी उसकी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है भाई, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सारे बच्चे परिचित होते हैं, यहां इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स बच्चे की गाड़ी में ऐसा एकदम शार्प ब्रेकर लगा देते हैं कि वहीं आके बच्चा फंस जाता है। जैसे लास्ट 2024 का जो पेपर देखा गया था, वहां पे एक सवाल था बेटा स्केलर मैट्रिक्स से, आधे बच्चे ने तब यही भूल गए थे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है और बनती कैसे, वहां ध्यान रखिए भाई, ठीक है। हाँ, तो दोनों मैट्रिक्स जो है ना, डायगोनल और स्केलर, ये ध्यान रखते हैं। और ये जितनी भी मैट्रिक्स आएंगी ना आगे, सब किसके केसेस होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की केस होंगी, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स की केस मतलब नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। अब ये सारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, इस तरीके का 3/3 2/2, ठीक है साहब। हाँ, अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स बनाता हूं, ध्यान रखना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ध्यान रखियो लड्डू। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मेरे को डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है 3/3 ऑर्डर की, तो सुनियो भाई, ठीक है। देख, मैं जो लिख रहा हूं ना वैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है। हाँ, इसे बोलते हैं मेन डायगोनल। भाई देख लियो आराम से, वह डूब गया, रुक जा आराम से। इसे बोलते हैं मेन डायगोनल, आगे भी चलेगा मेन डायगोनल, या लीडिंग डायगोनल भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल, ठीक है। भैया सुन गौर से, डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल को छोड़कर, मतलब इस वाले को छोड़कर, ये जो दिख रहा है ना तेरे को, हाँ पत्ती सी जो दिख रही है, इसको छोड़कर सारे एलिमेंट 0 होते हैं, बस इतनी दिमाग में खोपड़ी बिछा दे बस। मेन डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, ये बात ध्यान रखियो, ठीक है। और अगर मैं तू बोले तो, अगर तेरे को और नॉलेज की बात देना चाहूं तो 100% दे सकता हूं, ठीक है। सुन, पहली बात तो क्लियर हुई, मेन डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे ये ध्यान रखियो। एक और बात सुन, जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट जो होते हैं ना, कौन से एलिमेंट, मेन डायगोनल वाले, वहां पे इस तरीके के एलिमेंट होते हैं मेन डायगोनल वाले, ध्यान रखियो, A11
पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, और ये 2 जो है गौर से देख, 2 किस में आ रहा है, ये दूसरी रो में आ रहा है, और कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में, A22। मेन डायगोनल के एलिमेंट का एक और एग्जांपल A33। बात सही है बेटा, ध्यान रखिए, वो हो सकता है इस तरीके से भी सवाल को फंसा सकता है। कैसे भैया, देख पूरा बोर्ड घौंच पहुंच हो जाएगा, बस तू देखता रहियो और जहां तेरे को काम की बात लगे वो उतार लियो, ठीक है। वो ऐसे भी दे सकता है कि कोई मैट्रिक्स बना के देखे जाए, सुन मेरी बात गौर से, कि I इक्वल टू जे है, एक मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है। I इक्वल टू जे का मतलब होता है रोज और कॉलम की संख्या आपस में क्या है, बराबर। तो वो कब पॉसिबल होती है, जब डायगोनल, किसकी बात कर रहा हूं, मेन डायगोनल की बात कर रहा हूं। ध्यान रख ली इस बात को ना, खोपड़ी में बिछा लियो भाई, ना कुटकुटा जाएगा तू ढंग से, भाई बता रहा हूं। जैसे 2, जैसे और यहां मैंने लिखा I नॉट इक्वल टू जे 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब भी I और J की वैल्यू बराबर होंगी तो वहां पे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी, 2। और जब भी I और J बराबर नहीं होंगे तब वहां पे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रख मेरे भाई प्यारे लड्डू, ठीक है। AIJ तो मैट्रिक्स तू फॉर्म कर सकता है, बस ये तेरे को देगा वो कि भैया 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है या 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, तो तू बना देगा, ठीक है। जैसे अगर मैं जैसे ए वाला एलिमेंट क्या होगा, ए वाला 0 क्या होगा, ये पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट है तो A13 तो 0 आ जाए। ध्यान रखियो भैया, सेम टू सेम बात है भैया, मेन डायगोनल के एलिमेंट की संख्या ये होती है A11 A22 A33। अब तेरी बात समझ में आ गई होगी 100%। अब मैं बात करता हूं बेटा स्केलर मैट्रिक्स की। देख यहां पर तूने एलिमेंट देखे मेन डायगोनल की, क्या देखे, मेन डायगोनल के एलिमेंट, ये है 1, ये है 2, ये 3। स्केलर में थोड़ा सा चेंज कर दे, ठीक है। जो भी एलिमेंट लेना है ले ले मेन डायगोनल में, तेरी मर्जी है जो ले ले, है ना। तेरा नाम मोटू है, M ले लिया, छोटू है छोटू, जो भी लेना कुछ भी ले ले भाई अपने मन से, लेकिन सेम होने चाहिए मेन डायगोनल के एलिमेंट। जैसे भैया जैसे जैसे तेरा मन करा सलमान खान का S लेने का तो ले ले, लेकिन भैया मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट में सलमान खान बिठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं यहाँ सलमान खान बिठाए तूने, यहाँ कैटरीना कैफ बिठा दी, यहाँ पे जैस्मिन फर्नांडिस बिठा दी, ऐसा मत कर दियो भाई, तबाही आ जाएगी। बात सही है ना, हाँ। क्योंकि एक आदमी दो दो देख ले भाई, अब तू समझ जा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, यहां पे स्केलर में तीनों आदमी क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर यहां सल्लू भैया बैठा दिया तो यहां पे भी सल्लू भैया, बट यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ कौन बैठाने पड़ेंगे, सल्लू भैया, 0 0 0, और कौन बैठाने पड़ेंगे, सल्लू भैया। तो इसका मतलब समझा तू, समझ रहा है ना, समझ रहा है, हाँ। इसका मतलब यह है कि भैया स्केलर मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट बैठेगा वो सेम ही बैठेगा। जैसे अब पढ़े लिखों की तरह बात कर लें, ओके भैया। जैसे मैंने बोला यहाँ एग्जांपल देता हूं भाई, स्केलर का देख लियो भाई, सब कुछ पहुंच हो जाएगा। जैसे 2 0 2 मतलब और कुछ ले लो, जैसे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये किसका एग्जांपल है, स्केलरवा का एग्जांपल है भाई। ध्यान रखियो किसका एग्जांपल है, स्केलरवा का एग्जांपल है। और ये डायगोनल का, डायगोनल में डिफरेंट हो सकते हैं, स्केलर में सेम होंगे। ध्यान रखिए वाली बात, स्केलर में क्या होंगे, सेम होंगे। किसके एलिमेंट, मेन डायगोनल के एलिमेंट, ठीक है ना। हाँ, डायगोनल मेन डायगोनल के एलिमेंट, बट आइडेंट, अब तो ये इतनी ही नॉलेज बहुत है आपको, ध्यान रखनी है। मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम रहते हैं किसमें, स्केलर में, और डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। सेम भी हो सकते हैं बट वो बात अलग है, पेपर में इतना टफ सवाल वो पूछेगा नहीं आपसे कभी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सबसे प्यारी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। तो इस बात को भी ध्यान रखिए, आइडेंटिटी का मैट्रिक्स मेन डायगोनल के सारे मेन डायगोनल के एलिमेंट की जगह क्या आ जाए, 1 1 1 आ जाए, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं प्यारे में लड्डू, ठीक है। तो ये पूरी जो कहानी है स्क्वायर मैट्रिक्स और जो टाइप्स ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स की, वो पूरे तरीके से तेरे दिमाग में आ गई होगी। इस तरीके का सवाल आ जाए तो बोर्ड एग्जाम में तो फोड़ के आना होगा, नहीं फोड़ के आए तो मैं तेरे को जरूर फोड़ दूंगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स के नए और कंसेप्ट की तरफ। आगे देखते हैं भाई इक्वल मैट्रिक्स में, अगर मैं बात करूं इक्वल मैट्रिक्स भाई साहब, दो मैट्रिक्स का बराबर होती है, फटाफट से आपको ध्यान रखना भूलना नहीं। इक्वल मैट्रिक्स मतलब दोनों मैट्रिक्स का पहली बात तो भैया ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं दो मैट्रिक्स बराबर है ए और बी, ठीक है, तो कब बराबर होंगी, दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो प्यारे भाई लड्डू इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, m क्रॉस n। मतलब जो आसपास जो बराबर बैठे लोग बैठे हैं भाई वो बराबर औकात के होने चाहिए, दोनों का ऑर्डर है ना वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर उल्टे सीधे लोगों को बैठा देगा तो भैया कोई ऑर्डर मैच नहीं करता, ठीक है। ऐसे लोगों वैसे भी दूर भी हो जाना चाहिए, बात सही है ना। क्योंकि जो टाइम होता है ना, हाँ, जिंदगी में हमें ऐसे लोगों के पास साथ बैठना होता है जिनका ऑर्डर हमसे सेम हो भाई, है ना, जिनसे हम थोड़ा मैच कर सकें, ठीक है ना। पता लगा हमने अपनी नीचे से ऑर्डर कहानी अलग बता रहा हूं लेकिन सुन ले भाई, कि अपने से नीचे लोग मतलब ठीक है, मतलब ऑर्डर वार्डर का कुछ ऐसा नहीं होता, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली आ रहा हूं, लेकिन ये कि ध्यान रखना है मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं भाई, अलग पॉइंट पे जा रहा था। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर तभी बराबर होता है जब उनका
दो मैट्रिक्स का इक्वल तभी होती है जब उनका ऑर्डर क्या होता है, बराबर होता है, m क्रॉस n m क्रॉस n। अब ऑर्डर सेम होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दिया, इक्वल कर दियो। लाइक कुछ इस तरीके से अगर बोलूं ए बी सी डी और ये बोलूं भाई ए बी सी डी, तो ध्यान रखियो एबीसीडी मतलब और कुछ ले ले, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। तो ध्यान रखियो भैया, ए बराबर ई होगा, बी बराबर एफ होगा, सी बराबर जी होगा और डी बराबर एच होगा। बस सिंपल थिंग है, इसमें मैं कुछ और ही ज्यादा सिंपल करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए बीच में बसर्जी पैदा होगी भैया। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स है ना, खामे खा के एग्जाम्पल लेने पड़ जाते हैं ना, सिंपल चीजों में मजा नहीं आता। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए भी सेम ही होता है भाई, दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हो जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। ठीक है, ऑर्डर सेम होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या कर देना, ऐड कर देना। दो को पांच के साथ ऐड कर देना, तीन को छह के साथ ऐड कर देना, चार को सात के साथ और पांच को आठ के साथ। ये बात ध्यान रखिए भैया, दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर सकते हो। ठीक है, सेम कंसेप्ट होता है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स में, ध्यान रखिएगा भैया, ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और बात बताता हूं, जैसे अगर मैं बोलूं कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने इसका ऑर्डर, इसमें कितनी रोज है, इसमें दो रोज है और तीन क्या है, कॉलम। मेरा मन कर रहा है इस कांस्टेंट के से इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई लगा दूं, तो ये बात आपको सुनते ही याद आ गई होगी। जिन बच्चों को नहीं याद आई वो एक बार अच्छे से लिख लेना कि भैया दो, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई लगाना चाह रहा हूं तो उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखना है आपको अच्छे से, क्योंकि पेपर में जाके बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं और वहां पे जाके फिर हवाई जहाज बन जाते हैं। ठीक है, हाँ। और किसी भी कांस्टेंट का, बहुत सारे तो अलग अलग बच्चे ही बोल देते हैं कि भैया मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखियो, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, एक और बात ध्यान रखो, कंसेप्ट है लिखते चले जो जो पॉइंट काम की बात लिख रही हो। अगर कोई भी कांस्टेंट अगर कॉमन लेना हो, अगर कोई भी कांस्टेंट कॉमन लेना हो तो वो जो कॉमन ले रहे हैं हम, वो हर एक एलिमेंट से आएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना, हर एक एलिमेंट से कॉमन आएगा। मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं भाई, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, चैप्टर बहुत आसान है, 1 to 1 आपकी चीजें हो सकता है बिल्कुल एक ही बारी में देवांगे जा रही हूं, बट आसान लग रही हो, बट टकी रही है, कुछ आगे ऐसे चैप्टर भी आएंगे जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है भाई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या बात है भैया, बेहतरीन इंग्लिश है भैया आपकी, तो मैंने की बहुत शानदार है भाई। देख, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई। तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने में ना, मल्टीप्लाई करने के लिए मैं कुछ कंडीशन ध्यान रखनी है। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स को ऐड करने और दो मैट्रिक्स को माइनस करने जैसा इतना आसान नहीं होता भाई, पहले तो ये ध्यान रख लियो। ठीक है, हाँ, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इंग्लिश टूटी फूटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गणित है ये। ठीक है, सुन भैया, पहली वाली मैट्रिक्स है, हिंदी में सुन ले बात, अब ये हिंदी ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी हो पाता है जब पहली वाली मैट्रिक्स के, भाई सवाल खतरनाक है, हालेलुया सवाल है, हिल जाएगा। कंसेप्ट है, पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। ध्यान रख लियो ये वाली बात, अगर ये रो, ये वाली संख्या, ये नंबर मिलेगा ना तेरे को, हाँ, जैसे 2/2 इस तरीके से मिलेगा, तो देख लियो ये जो पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है, पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है, दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के क्या हो जानी चाहिए, इक्वल। मतलब एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पी के बराबर। अगर एन की वैल्यू पी के बराबर है तो तू भाई मल्टीप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, हाँ, ये क्राइटेरिया है मल्टीप्लीकेशन का भाई। अगर नहीं दिख रहा तो भाई मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ध्यान रख ले। जैसे दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। यहां भी भाई यही है कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब कर सकता है, जब एन बराबर पी हो। क्लियर है, और ये बात उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ध्यान रखियो, ये पेपर में बहुत ज्यादा काम आती है बेसिक कंसेप्ट बनाने में। मैंने ये मैट्रिक्स ए मानी, ये मैट्रिक्स बी मानी, ए का एम क्रॉस एन है, बी का पी क्रॉस क्यू है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मैंने मान लिया कि एन और पी की वैल्यू बराबर है। अगर मल्टीप्लाई होने के बाद सुनियो, जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भाई ये वाला होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, एम क्रॉस क्यू। ध्यान रखियो इस बात को ढंग से, जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, एम क्रॉस क्यू आ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है लड्डू। ठीक है, हाँ, एम क्रॉस क्यू आया। ठीक है, अब ये तो कहानी होगी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, अब हम एक छोटा सा प्यारा सवाल ले लेते हैं, बाकी आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, सुन, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। क्या दोनों के नंबर, पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। हाँ भैया बराबर है। अब यहां से तुरंत आप आइडिया ले लेना कि जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर कितना होगा।
2x3 होगा। बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्वेश्चंस में, मैं बता रहा हूं ये वाला कंसेप्ट। सवाल जब आ जाते हैं ना, टीचर बताता है भाई खोपड़ी है भैया क्या हो गया, कैसे सोच रहा है टीचर। अबे टीचर नहीं सोचा, टीचर सब कुछ बता रहा है, तू जल्दी सोच इस पॉइंट से। ठीक है हाँ, तो भाई सुन, अब ये तो हो गया 2/3। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हल्की सी झांकी दिखा देता हूं तेरे को, छोटी सी, वैसे तेरे को आता होगा मान के चलो, फिर भी एक झांकी देख ले भाई। ठीक है हाँ, 1 का मल्टीप्लाई किस, देखो पहली वाली मैट्रिक्स में ऐसे चलते हैं, दूसरी वाली में ऐसे चलते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेगा और ऐड करता चलिए, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेगा, कितना आ जाएगा 0। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेगा, ओके। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेगा, 4 आ जाएगा। उम्मीद है ये तेरे को आता होगा, आगे के एलिमेंट, आगे के खांचे तू भर ली, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की कहानी, सवाल जरूर पूछा जा सकता है। और वैसे भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भाई बहुत काम में आता है, जब आप इनवर्स वाले सवाल निकालते हो ना, ए इनवर्स भी, तो ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन वाले जो मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट है, इस पर कमांड कर लेना। बच्चे एक्चुअली में इसमें क्या है, सिली एरर कर जाते हैं, तो वो आपको नहीं करनी भाई, उस लेवल की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, देखो हर एक छोटी छोटी बात ले रहा हूं मैं कंसेप्ट में। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के अगर रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि अगर सपोज करो भाई, अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है 1 2 1 3 5 5, ठीक है हाँ, तो आप इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है बेटा, कितने कॉलम है इसमें, दो रोज है, 3 क्या है कॉलम है। तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद, इसके ट्रांसपोज को एक ही पावर, मतलब एक के ऊपर टी करके दिखा देते हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 1 3 5 5। तब इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, तब इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x2। तो ये बेटा ध्यान रखियो बेटा, ट्रांसपोज करने के बाद उनका ऑर्डर रिवर्स कर देना। ये छोटी सी बात है, लेकिन पेपर में अलग तरीके से दिखा देता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो भैया ट्रांसपोज करने के बाद ऑर्डर उनका क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब ये वाली बात हुई। प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखनी है आपको, कुछ धांसूसी प्रॉपर्टी। अगर मैं बोलूं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस का बी ट्रांसपोज, कुछ प्रॉपर्टी है काम की। ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है भाई ध्यान रखियो, ए ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मैं तेरे से बोलूं सबसे काम की होती है, ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। चौथी प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं बोलूं के का होल ट्रांसपोज, बता तू बता चौथी, मैं नहीं बता, तू बता जल्दी सोच क्या हो सकता है के का होल ट्रांसपोज, बोल जल्दी से। हाँ, ये क्या होता है, के ए ट्रांसपोज, के पे कोई कांस्टेंट है, के के ऊपर कोई वो नहीं होता ट्रांसपोज। तो ध्यान रखिए, चारों प्रॉपर्टी बहुत धांसू तरीके से काम की है, लिख लियो भाई। ठीक है, अब आते हैं बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। अगर कोई फलाना देख, तू ये मैट्रिक्स ए है, ओके, कोई मैट्रिक्स देखे, ठीक है, तूने उसका क्या करा, तूने उसका ट्रांसपोज मारा, ओके, और ऐसा करने पर तूने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, भगवान का फल। भगवान का फल मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। तो ध्यान रखियो, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स दोबारा लौट के आ जाती है, तब क्या बात होती है, मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक। और अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आता है, क्या आ जाता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाता है, तो क्या होता है, मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंसेप्ट। इस पे सवाल बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, कंसेप्चुअली भी बन सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, इस पर सवाल 3 नंबर में भी छप जाएगा, और चाहे तो एग्जामिनर 1 नंबर में बना सकता है, अलग अलग कैटेगरी में देखे। ठीक है ना, इसकी 2 थ्योरम की और चर्चा करेंगे अभी। ये कंसेप्ट बहुत ही काम का है, ये बात इसको अच्छे से सुनिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इस कंसेप्ट को बच्चे इग्नोर करके निकल जाते हैं। ये तो बात की जो कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास कोई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास है, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, बस स्क्वायर। ठीक है हाँ, तब ये बात ध्यान रखियो कि अगर ये मैट्रिक्स ए है, मैंने ये मैट्रिक्स पकड़ी और इसका ट्रांसपोज करा और दोनों को ऐड कर दिया। बात सुन गौर से, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ओके भैया, मैंने इस मैट्रिक्स का क्या करा, ट्रांसपोज करा, सही है भैया, शानदार, और मैंने इन दोनों को ऐड करा। तो ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है ना, जब तू इन दोनों को ऐड करेगा बेटा, ऐड करने के बाद जो हमेशा जो मैट्रिक्स मिलेगी बेटा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। ध्यान रखियो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। कैसी मैट्रिक्स मिलेगी, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, इस बात को ध्यान रख। बोले तो प्रूफ कर दूंगा, लेकिन प्रूफ करने का कोई समय नहीं है, बस तू ध्यान रख। ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होती है, कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक। चल प्रूफ कर लेता हूं तेरे दिल की शांति के लिए, एक काम कर लेता हूं, इस मैट्रिक्स को मेरे को क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो मान लेता हूं जो मैट्रिक्स सी है वो किसके बराबर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। अब मेरे को इसी मैट्रिक्स को तो क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना है ना। लेकिन ये जो ए है, इस ए के बारे में, ये ए कुछ नहीं है, ए तो क्या है, तेरी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट ये है कि अगर तू इसका ट्रांसपोज को इसके साथ ऐड कर देगा, ट्रांसपोज करना सीख गया तू, दोनों को ऐड करेगा, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, सिमेट्रिक बनेगी। ये प्रूफ करने वाला हूं। तो मैंने काम करा लड्डू, दोनों का ट्रांसपोज कर दिया बोथ साइड, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
ठीक है, तो मैंने ट्रांसपोज करा सी ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी से जो मैंने बताई थी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कितना होता है, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी बताना मैं भूल गया, अब लिख लें यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, तो सी ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए हो गया। तो सी ट्रांसपोज बराबर, तू गौर से देखेगा ये किसके बराबर है, ये सी के बराबर है, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी आ गया। तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी का मतलब सी कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब सी सिमेट्रिक है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। पॉइंट कंसेप्ट है, ध्यान रख लियो, खोपड़ी में उतार ले। दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलता हूं, गौर से सुन, अगर मैं बोलता हूं कि ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करने पर सिमेट्रिक मिलता है, तो अगर मैं ए में से ए ट्रांसपोज माइनस कर दूं तो मैट्रिक्स क्या होगी, इसकी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना लड्डू, मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू, ऐसे ध्यान रखियो। अब इसमें से एक और बात बनती है, जो कंसेप्ट था पहली प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो था मैंने बता दिया। अब दूसरी बात सुन, दूसरी अगर मैं बात करूं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, सुनता जा आराम से, इस बात को लिखता जियो, इस तरीके इस वाली प्रॉपर्टी पे सवाल पूछा जाता है एक्सरसाइज में भाई, ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज में, कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसे मैं सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकता हूं। ध्यान रखना है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, कैसे, जरा गौर से देख। ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को हम ए बाई टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो भैया, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स है ए तो उसे ए बाई टू प्लस ए बाई टू लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक छोटा काम करा मैंने, क्या काम करा मैंने, क्या करा, ए ट्रांसपोज बाई टू मैट्रिक्स ऐड करी, और इतना ही मैंने क्या करा, सबट्रैक्ट करा। सेम मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, सेम मैट्रिक्स माइनस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में कटकटा के क्या आ जाएंगे, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को कुछ छोटी छोटी बातें मैं स्किप कर सकता हूं, जैसे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होता है, मतलब सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। हाँ, एक काम कर भाई, ए तूने क्या करा, ये तूने मैट्रिक्स ए थी, ए बाई टू प्लस ए बाई टू लिखा, फिर तूने ए ट्रांसपोज बाई टू, ए ट्रांसपोज बाई टू तूने ऐड किया और सबट्रैक्ट करा। अब यहां से देख, यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से आ गया दो कॉमन, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, और यहां से भी सेम ए दो कॉमन, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब तू मेरे को एक बात बता कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स बोल के आया तू, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स बोल के आया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस मैट्रिक्स ए को तूने सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में ब्रेक कर दिया। अब ये टू, भैया बोलेगा भैया टू आने से कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड करने से मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स जैसी होती है वो वैसी ही रहती है। क्लियर है, हाँ, तो ये बात ध्यान रखियो। तो तूने इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में ब्रेक कर दिया। तो ये बात होती है कि किसी भी मैट्रिक्स को आपसे पूछ सकता है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में कैसे ब्रेक करें। तो आप एक काम करना, इसकी वैल्यू निकाल देना, इसकी वैल्यू निकाल देना, ठीक है। आप सिंपल काम है, आप ए मैट्रिक्स देके जाएगा वो, उसको ट्रांसपोज करना, दोनों को ऐड करना, टू से डिवाइड मार देना, तो आपको सिमेट्रिक मिल जाएगा। ए में से ए ट्रांसपोज माइनस करना और टू से डिवाइड मार देना, तो क्या मिल जाएगा आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। पूरी मैट्रिक्स का कंसेप्ट यही खत्म हो जाता है भाई, इतना ही कंसेप्ट है आपका मैट्रिक्स में। इन सारे कंसेप्ट पे भाई बेस क्वेश्चन लगा के जाओ, आप 100% पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा फोड़ के आएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, डिटरमिनेंट की तरफ बेटा। देखते हैं भाई डिटरमिनेंट की तरफ। तो डिटरमिनेंट में अगर मैं बात करूं, पहली एक्सरसाइज जो है वहां पे सिर्फ डिटरमिनेंट को आपको एक्सपेंड करना है, 2/2 होगी या 3/3। तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना कोई इतना बड़ा टिपिकल काम नहीं है। एक्चुअली में जो सवाल बनना स्टार्ट होते हैं वो होते हैं एक्सरसाइज 2 से। एक्सरसाइज 2 में आपको दे रखा है एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वर्टेक्स होते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 एक्चुअली में होते क्या है, ये होते हैं किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स होते हैं। ध्यान रखना, ट्राइंगल के क्या होते हैं भाई, वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स देखे जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो आप क्या निकाल सकते हो, उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो ये वाली बात होगी, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। या दूसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको किसी भी ट्राइंगल का एरिया देके जाता है। लेट सपोज कोई ट्राइंगल देके गया, उसका एरिया क्या है, 3 है, ठीक है। और इसमें कुछ इस तरीके से कहानी फंसाता है कि इस तरीके से देखे जाएगा कि सपोज करो एक वर्टेक्स है 0, k 1, 2 और 3, k, ठीक है, 3, 5। तो आपसे बोलेगा कि जो इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, उसका जो एरिया है वो 8 स्क्वायर यूनिट है। बेटा कितना है, 8 स्क्वायर यूनिट है। तब आपको क्या निकालनी है, इसके की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ध्यान रखना, जब भी आपसे बोले कि ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं और उस ट्राइंगल का एरिया कितना है, 8 स्क्वायर यूनिट है, या कुछ और भी देखे जाए, तो ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 x3 y3 के ये वाले कोऑर्डिनेट डाल देना, और इसे किसके बराबर रखना, +-8 के। हमेशा ध्यान रखियो किसके बराबर रखना, +-8 के, ठीक है। ये बात ध्यान रख लियो, इसकी वैल्यू पूरी किसके बराबर आनी चाहिए,
प्लस माइनस 8 के। फाइनली तू इसको एक्सपेंड कर दियो, सॉल्व कर दियो, और किसकी वैल्यू निकल आएगी, के की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज में इतना ही करना है आपको, या तो एरिया, ट्राइंगल का एरिया फाइंड कराएगा, या फिर कुछ इस तरीके से सवाल निकलवा लेगा आपसे। ठीक है, हाँ। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है भैया माइनर और कोफैक्टर की एक्सरसाइज है। माइनर और कोफैक्टर निकालना इतना बड़ा टिपिकल टास्क नहीं है, आप माइनर और कोफैक्टर बड़े आसानी से निकाले जा सकते हैं। जैसे फॉर्मूला है, या फिर आप देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 1 5 6 8, 2x2 ऑर्डर की, तो 8 का माइनर कितना आ जाएगा 1, 5 का माइनर कितना आ जाएगा 6, 6 का माइनर कितना आ गया 5, और 1 का माइनर कितना हो गया 8। इस तरीके से हम डायरेक्ट माइनर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती माइनर निकालने में। कोफैक्टर निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बस साइन चेंज कर दो। असली बात बनती है वहां से एडजॉइंट से। ठीक है, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स आ रही है उसका कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बन रही है उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ए। ध्यान रखना क्या मिल जाता है भाई, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट इतना काम का है कि भाई इससे आगे एक सवाल बनता है ए इनवर्स वाला। हाँ भाई, भाई ये ध्यान रखियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 100% पूछा जाएगा तेरे से कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो उससे पहले तेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ए में इस मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स होगी उसके डिटर्मिनेंट की क्या लगा दियो, वैल्यू लगा दियो। क्लियर है, हाँ। अब एक और बात आती है यहाँ पे, सपोज, अब ये बोर्ड फिर से बढ़ने वाला ढंग से, मैं सपोज करता हूं कि सपोज भाई तेरे पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, ठीक है साहब, A23, और एक बोल रहा हूं A31 A32 A33। ठीक है, एक मैंने कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना दी, लाइक कुछ इस तरीके से C11 C12 C13, C21 C22 C23, और एक और बना दी C31 C32 C33। अब एक बात ध्यान रखियो, यहां से सवाल भी बन जाता है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है, ये एग्जांपल में देखे जाएगा, ये तू निकाल सकता है। अब बात यहां ये है कि अगर, पॉइंट बड़ा खतरनाक है भाई, अगर मैं, सुन, अगर मैं कोफैक्टर से, कोफैक्टर की पहली रो का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की पहली रो में करूंगा, मतलब C1 का मल्टीप्लाई A11 प्लस इस तरीके से A11 इंटू C11, A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, तो ये जो हमें देता है इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू देके जाएगा। ध्यान रख, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये, अगर आप कोफैक्टर निकालने के बाद उनकी रेस्पेक्टिव रो का मल्टीप्लाई रेस्पेक्टिव रो में कर दे दो, अर्थात इसका पहली रो का मल्टीप्लाई पहली रो में, दूसरी रो का मल्टीप्लाई दूसरी रो में, और तीसरी रो का मल्टीप्लाई तीसरी रो में करोगे, तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। अगर इररेस्पेक्टिव रो में कर दोगे, जैसे पहली रो का मल्टीप्लाई इसकी दूसरी रो में कर दिया, पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरी रो में कर दिया, तो आंसर मिलेगा 0। ध्यान रखना, इस पॉइंट को लिख लेना भाई कहीं पे ढंग से। ठीक है, या फिर एक और पहचान होती है कि अगर इनके सफिक्सेस चेंज हो जाए तो समझ जाना सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ A11 यहाँ कुछ और, यहाँ A12 है यहाँ कुछ और दिखा, सेम सेम नहीं दिख रहा तो सीधे भाई रख दियो आंसर 0। अगर सेम सेम दिख गया A11 ये बिल्कुल सेम है, तो भाई मिलेगी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो भी आ रही होगी। और भैया ये सबसे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा है इसका सवाल, ये आएगा 5 नंबर में, 100% तैयार करके जा भाई। A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, जो आपने देखा होगा AX इक्वल टू B, तो यहां पे X इक्वल टू क्या मिलता है, A इनवर्स B। A इनवर्स हम निकाल के B में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर वहां से जो X, ये जो X होता है, ये X होता है हमारा XYZ। याद आ रहा है नहीं आ रहा भैया, बिल्कुल याद आ रहा होगा। तो X और YZ की वैल्यू निकल देते हैं, यहां पर आपका डिटरमिनेंट है। तो भैया ध्यान रखना, डिटरमिनेंट बेसिकली अगर देखा जाए तो इतना ही है, बस इतनी आप प्रैक्टिस करो, बस जबरदस्त तरीके से करो, पूरा डिटरमिनेंट को आप उड़ा दो। ठीक है, तो यहां तक ये सही, और ये वाला कंसेप्ट भाई ध्यान रखो, बच्चे इसको भूल जाते हैं भाई पेपर में, तो तू मत भूलियो भाई। ठीक है, मैंने बता दिया। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में भाई इतना ही है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो वहां पे होता है हमारा कंटिन्यूटी में RHL LHL और वैल्यू फंक्शन। देखो हमें RHL किसी पॉइंट पे निकालना, तो हमें निकालने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, x बराबर a प्लस h, और ये a प्लस h आप सीधे फंक्शन में जो भी आपको फंक्शन देके जा रहा होगा y इक्वल टू fx वहां रख सकते हो, और वहां से f ऑफ a प्लस h की वैल्यू निकालोगे। तो इस तरीके से लिमिट सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाएगी, RHL की वैल्यू मिल जाएगी, छोटे लड्डू। ठीक है, अगर LHL निकालना तो सेम तरीके से आप LHL निकालोगे a पॉइंट पर। ठीक है, a माइनस एच हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो यहां से आप क्या निकाल दोगे, LHL निकाल दोगे। ये है सबसे सिंपल काम, वैल्यू फंक्शन। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ जाती है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू फंक्शन, तीनों चीजें बराबर आ जाती हैं, तो फंक्शन क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस होता है बस। ठीक है, अब आते हैं इसी में होता है 2 सवाल दे रखे हैं सिर्फ एनसीईआरटी में, डिफरेंशियबिलिटी पे बेस्ड। डिफरेंशियबिलिटी पे मतलब एलएचडी और आरएचडी पे बेस्ड। तो मैं यहाँ पे सीधे भाई फॉर्मूला याद करना होता है, किसी भी पॉइंट पर ए पे एलएचडी लिखने का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस के एफ ऑफ ए
अपॉन माइनस एच, ये एलएचटी का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना भाई। और x इक्वल टू ए पे अगर मैं आरएसटी लिखूंगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच हो जाएगा। तो ये आरएसटी का फॉर्मूला, ये एलएचटी का फॉर्मूला है। यहां पे भी सेम है बेटा, अगर एलएचडी और आरएसटी अगर बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन आपका क्या होता है, फंक्शन होता है आपका डिफरेंशिएबल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज पर। भाई डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पे बात करूं तो यार ये मेरे लिए थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था कि मैं हर एक फॉर्मूला आपके सामने लिखूं, साइन एक्स का भी फॉर्मूला लिखूं, कॉस एक्स का, इस चीज का कोई मतलब नहीं होता। इतने फॉर्मूले आपको बेसिक याद रहने चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में देखो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है। फॉर्मूलेस तो है ही है, ठीक है, बट आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है। बट कुछ फॉर्मूले में लिख के ले आया हूं जो आपको शायद याद होंगे, नहीं याद तो बता देता हूं भाई। साइन वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस के साथ होता है, टेन वर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सेक इनवर्स एक्स का 1/mod x और कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस के साथ। तो साइन वर्स, टेन वर्स और सेक का याद कर लीजिए, बाकी तीनों के आगे आप माइनस लगा दीजिए, साइन का 1 है तो इसका माइनस हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। लेकिन हाँ, यहां पे मैं आपको कंसेप्ट जरूर बता दूंगा कि किस एक्सरसाइज में कहां पर आप बच्चा गलती करता है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना हमारी है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज वाली एक्सरसाइज, ठीक है। वहां पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार, इस तरीके से दे रखे हैं कि x बराबर टी स्क्वायर और y बराबर 280, तब हमें निकालना होता है dy अपॉन dx। क्या निकालना होता है, dy अपॉन dx। तो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले dx अपॉन dt निकालते हैं, ठीक है, और यहां से क्या निकालते हैं, dy अपॉन dt, और दोनों का डिवाइड लगा के dy अपॉन dt निकालते हैं, dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dx किसके बराबर होता है, ध्यान रखना, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। यहां तक तो ठीक है भाई, बच्चा यहां तक कर ले जाता है, लेकिन कभी कभार इन्हीं तरीके के सवालों में हमसे निकलवा देता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स वाले में। तो वहां पर क्या होता है भाई, वहां पर हमें पहला ही स्टेप होता है dy अपॉन dx निकालना है, और उसके बाद इसी फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएट करना है dy अपॉन dx का। बच्चा क्या करता है, इसे, ये तो dx अपॉन dt निकाला उसने, फिर यहां पर दोबारा डिफरेंशिएट करता है, फिर यहां दोबारा डिफरेंशिएट करता है, और फिर इन दोनों का डिवाइड। ऐसा नहीं होता भाई, पहले आप ये काम करो, dy अपॉन dx निकालो, ये dy अपॉन dx निकालने के बाद इसी का दोबारा डिफरेंशिएट करना, ठीक है। हाँ, जो भी हो इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से आ जाता है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज सबसे लास्ट एक्सरसाइज। और ये देखो डिफरेंशिएशन है, यहां पर फॉर्मूला जैसे वेरिएबल की, यहां कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल इतने हार्ड नहीं होते, जो 11th में पढ़ते हो सेम आप 12th में पढ़ते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती भाई, ठीक है। तो पॉइंट है भाई ये मेरे छोटे भाई कि आप प्रैक्टिस करिए डिफरेंशिएशन में। और जैसे अगर मैं बोलूं वेरिएबल की पावर वेरिएबल, आपने एक्सरसाइज जो 5.5 है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वहां पर आप बोथ साइड लॉग लेते हो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाते हो। तो बेसिकली प्रोडक्ट रूल तो सबको याद भी होता है, क्वेश्चन रूल भी सबको याद होता है। तो यहाँ कुछ पूरा पॉइंट निकाला जाए तो यहाँ से कुछ फॉर्मूले, यहाँ ना तो कंसेप्ट बन रहे ना फॉर्मूले बन रहे, क्योंकि मैट्रिक्स की तरह इतने भयंकर कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए और आपका बहुत अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का भाई इतना ही है, बस पॉइंट ये है कि आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है, ओके भाई। देखो चैप्टर अगर मैं बढ़ता हूं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो यहाँ कंसेप्चुअल है भाई, फॉर्मूला इतना नहीं है। बेसिकली आपको ये एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का चैप्टर है, तो यहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। जैसे अगर मैं आपको कंसेप्ट समझाऊं तो क्या होता है बेटा, हमें क्या देखा जाता है, y इक्वल टू फंक्शन देखा जाता है भाई, फंक्शन देखे जाता है y इक्वल टू fx। अब हमें इस फंक्शन की नेचर बतानी कि इस फंक्शन की नेचर कैसी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या खाली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या खाली डिक्रीजिंग है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है जो ग्राफ है, मतलब जो फंक्शन है अपनी वैल्यू हमेशा हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है। और खाली इंक्रीजिंग का बात कैसी बनती है भैया, गया 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 और एक टाइम के आने के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सेम डिक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात होती है, जा रहा जा रहा जा रहा बिल्कुल नीचे हमेशा जाता चला जा रहा है ग्राफ, हमेशा वैल्यू कम होती जा रही है। लेकिन डिक्रीजिंग का क्या होता है, डिक्रीजिंग का है एक टाइम तक तो कम हुआ ग्राफ, एक टाइम के बाद फिर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। एक टाइम के बाद हुआ, फिर एक टाइम के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, ये कंसेप्ट है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये खाली आपका क्या इंक्रीजिंग, ओके। यहां से गया कांस्टेंट हो गया, यहां पे फिर आपके इस तरीके। अब यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, देखो हमें क्या करना होता है, क्योंकि एप्लीकेशन डेरिवेटिव है तो हमें पहला काम होगा इस फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करके हमें इस फंक्शन की नेचर बतानी होती है कि फंक्शन की नेचर क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे और एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करने के बाद हम यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, C1 C2 C3, कुछ इस तरीके से। आपने देखा होगा कोई फंक्शन देखे जाता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर डालते हैं, तो ऐसे वैल्यूज आती है C1 C2 C3, ठीक है। अब उन पॉइंट्स को कहां बिछाते हैं, नंबर लाइंस पे बिछाते हैं। ध्यान रखना, सेम काम जो बेटा आप डिक्रीजिंग के साथ कर रहे हो, सेम काम आप जो बेटा इंक्रीजिंग के, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग के साथ कर रहे हो, सेम काम हम डिक्रीजिंग के साथ करते हैं, ठीक है। यहीं से सीख लेंगे सब कुछ। सपोज पॉइंट्स आए और पॉइंट आपने डाले नंबर लाइंस पे, बेसिकली आपने क्या बनाई, नंबर लाइन। और ये ध्यान रखना, ये जो नंबर लाइन होती है बेटा किसकी होती है, एफ डैश एक्स की होती है। फिर आप कुछ इस तरीके से देखते हो, प्लस माइनस प्लस, कुछ इस तरीके से,
है ना। हाँ, तो यहां से ये है कि जो एफ डेफ एक्स है वो कहां कहां पॉजिटिव है, C1 और C2 के बीच में और C3 से इन्फिनिटी के बीच में। ध्यान रखना एफ डेफ एक्स कहां कहां पॉजिटिव है, एफ डेफ एक्स कहां पॉजिटिव है, एफ डेफ एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो कहां से कहां तक, जब एक्स कहां से कहां तक है, C1 से C2 तक, यूनियन C3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ध्यान रखना फंक्शन जो होगा एफ डेफ एक्स जिस इंटरवल में जीरो से बड़ा होता है, फंक्शन एफ एक्स जो होगा, भाई ध्यान रख लियो, फंक्शन उसी इंटरवल में क्या हो जाएगा, एज स्ट्रिक्टली इंकेजिंग इन द सेम इंटरवल। ठीक है, सेम इंटरवल में हो जाएगा भाई, सेम इंटरवल में। ठीक है, हाँ। डिक्रीजिंग के लिए क्या, जो नेगेटिव वाला साइन है वो डिक्रीजिंग के लिए होता है। कहां से कहां तक है एफ डेफ एक्स लेस देन जीरो, एफ डेफ एक्स लेस देन जीरो बेटा ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, माइनस इन्फिनिटी से C1 यूनियन ये हो जाएगा C2 से C3। फंक्शन इसी इंटरवल में क्या हो जाएगा, फंक्शन इसी इंटरवल में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है भाई आपकी, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दूं तो ये बात बन जाती इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। तो भाई इस तरीके के सवाल हैं आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो यार ये बेसिकली कंसेप्ट है। फिर से देखो मैथ्स में बहुत सारे बच्चे बोल फॉर्मूला शीट दे दो, भाई मैं इसीलिए फॉर्मूला शीट दे रहा हूं, पॉइंट बस यही है। ठीक है, बाकी जो मैथ्स में प्रैक्टिस वाली बात है, प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला आपको अपने आप याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट है, बढ़ते हैं मैक्सिमा मिनिमा की तरफ। देखो चैप्टर अगर मैं मैक्सिमा मिनिमा की भाई बात करूं तो चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा जो है ना, वहां से जितने भी अभी तक पीवाई की उठा के देखोगे, लास्ट 5 ईयर लास्ट 10 ईयर के उठा के देख लेना, वहां पर जितने भी सवाल हैं सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है ना वो सेम है, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम कर लो वहां पे तरीका फिक्स ही है, एक ही तरीका होता है। क्या होता है, पहले भी आपको एक बार क्वेश्चन देखना होता है, क्वेश्चन जब देखोगे तो क्वेश्चन में कुछ क्वांटिटी आपको गिवन होती है और किसी का आपको एरिया क्या करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है, किसी का एरिया मैक्सिमाइज करना पड़ गया, किसी का वॉल्यूम मिनिमाइज करना पड़ गया। ठीक है, या फिर सरफेस एरिया मिनिमाइज करना पड़ गया। तो इस तरीके के टर्म्स देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको किसी का वॉल्यूम आपको क्या करना होता है, मैक्सिमाइज करना है, तो जिसका भी हमें वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना होता है उसी को क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए उसे हम फंक्शन की फॉर्म में बनाते हैं। लेट्स सपोज मैंने कोई फंक्शन की फॉर्म में बना लिया f(x), अब हम उस फंक्शन को क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं। जब उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ओके कर दिया डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करने के बाद हम उसको जीरो के बराबर डालते हैं। जीरो के बराबर डालेंगे तो वहां से हमें x की वैल्यूज मिलती हैं, x1 लेट सपोज, C1 C2 C3, इन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या होता है भाई, सेकंड डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड डेरिवेटिव के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, केस स्टडीज में पूछ सकता है, या फिर 5 नंबर में आपसे सवाल पूछ सकता है मेरे भाई मैक्सिमम मिनिमा का। ठीक है, हाँ। तो यहां क्या करते हैं, पहला पॉइंट तो स्टेप्स है, आप यहां पे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन देखा जाएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो के बराबर डालना है, जीरो के बराबर डालने के बाद वहां से पॉइंट्स आएंगे C1 C2 C3। अब क्या करना है भाई, अब ये करना है कि ये जो फंक्शन है ना, इन पॉइंट्स को निकाले रखो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब ये जो फंक्शन है इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, हमें क्या करना है, फाइंड d2y अपॉन dx², हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ओके भैया, दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद कर लिया हमने दोबारा डिफरेंशिएट। अब ये जो वैल्यूज आएंगे C1 C2 C3, हम इसके सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह डालेंगे। ठीक है, जो भी सेकंड डेरिवेटिव आएगा वहां पर x की जगह डालेंगे। अगर x की जगह C1 डालने पर जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव, तो पॉइंट C1 जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। सेम अगर यही वैल्यू C2 मैंने उठा के सेकंड डेरिवेटिव में डाली, अगर C2 पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो C2 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। अगर आप x इक्वल टू C3 डालते हो और C3 पर सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो आता है, उस पॉइंट का मतलब होता है C3 जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब C3 पे ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा है ना पॉइंट ऑफ मिनिमम मिल रहा है। तो ये कहानी है आपकी किसकी, सेकंड डेरिवेटिव की। तो बेसिकली इन पॉइंट्स पर आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहे हैं। तो जैसे अगर वो मिनिमा निकलवाएगा तो आप x की वैल्यू C1 उठा के फंक्शन में डाल देना, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपसे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकलवाना चाहे तो आप C2 उठा के फंक्शन में डाल देना, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आपसे बेसिकली कंसेप्चुअल चैप्टर है पूरा, क्या आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये जो पूरी पहली बुक है, यहां पर मैं पूरे अल्टीमेट तरीके से, है ना, पूरी कोशिश करिए जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं वही कराए। ठीक है, बाकी आपकी देखो प्रैक्टिस ही है, इसमें कुछ और ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस करिए और बहुत अच्छे तरीके से करिए भाई। तो यहां पर मैंने था अपने तरीके से बेस्ट दिया भाई, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए छोटे भाई अच्छे तरीके से। सेकंड बुक का पार्ट मैं अलग से बना दूंगा, जितने भी फॉर्मूलाज और कंसेप्ट होंगे उसका कोशिश करूंगा बना दूं, आपके पास जरूर हेल्प रहेगी कि एक बार फिर भी देखना है रिवीजन, तो आप रिवीजन जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो आप एक बारी में देख सकते हो। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, और दूसरा आप तैयारी करिए ढंग से भाई, पेपर आने वाले हैं, ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट करो भाई पढ़ाई, और ताबड़तोड़ तरीके से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन का एनकाउंटर करना हो। दूसरा भाई, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट भैया शेयर कर दो। थैंक यू भाई।